In this topic, human health and disease, today we'll discuss about the most important disease that is malaria. मला मला का मतलब होता है बैड एरिया मींस एयर बैड एयर इसे मराठी में या हिंदी में हुताप कहा जाता है तो व्हाट इज मीन बाय मलेरिया तो इसमें हम देखिए इससे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ व्हाट इज मलेरिया देन लेटर ऑन डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड host and mode of transmission as well as the types of vector मलेरियल साइकिल ह्यूमन साइकिल एंड मॉस्किटो साइकिल को डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स फॉर दिस मलेरिया डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एज वेल एज लास्टली सीइंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम आज मलेरिया इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे सो व्हाट इज मलेरिया मलेरिया इट इज द protozoan infectious disease caused by the protozoan parasite that is plasmodium. There are four different types of malarial parasite that causes malaria. These are Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, and Plasmodium falciparum, we can say. Then this Plasmodium falciparum, it causes malaria, which is fatal one. It takes the life. It is very dangerous one. This Plasmodium falciparum, it causes malignant malaria, which is fatal. यानी इससे जान जाती है इंसान की. Then Plasmodium vivax, it causes benign tertian malaria. Oval, Plasmodium malaria, oval, it causes mild tertian malaria, and malaria cause cotton malaria. So these are the different types of malaria caused by different protozoan parasite. That is Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, and Plasmodium malaria. Then here you can see that there are different countries where malaria is the 0% or zero indigenous cases can be seen in several countries. This is the record of 2014 where in several countries, there are 13 countries where malaria were not reported. These are the zero indigenous cases of malaria seen here. यानी ये वो देश है जहां पर मलेरिया जो है इस मलेरिया का इन्फेक्शन नजर नहीं आया तो हमारे आसपास वाले श्रीलंका परग्वे ओमान इराक ये जो हमारे आसपास वाले जो देश है यहाँ पर मलेरिया नहीं है क्यों नहीं नजर आया मलेरिया क्योंकि यहाँ पर मलेरिया पैरासाइट की जो ग्रोथ होती है ओके वो एक स्पेसिफिक होस्ट में होती है दैट इज मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो तो इस फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ही इसका ट्रांसमिशन होता है इस वजह से इस देशों में इस फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो पर कंट्रोल है इन पर इन देशों में वो पाया नहीं जाता इस वजह से जीरो इंडिजिनस केसेस यहाँ पर नजर आता है नेक्स्ट वन historical background there are two important scientists for their contribution in identifying the mosquito cycle as well as the plasmodium parasite they are awarded with the nobel prize इनमें से चार्लिस लैवरिन इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ पैरासाइट प्रोटोजोवन इन मलेरियल पेशेंट से प्रोटोजोन पैरासाइट को डिस्कवर करने के लिए चार्ल्स लैवरिन इन्हें नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया साथ ही साथ रोनाल्ड रॉस जिनका जन्म हिंदुस्तान से है सिकंदराबाद में ये आर्मी डॉक्टर थे और इन्होंने oocyst इस प्लाज्मोडियम की जो oocyst स्टेज होती है जो एनोफिलस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में पाई जाती है उसे आइडेंटिफाई किया इस वजह से इन दो साइंटिस्ट को इस मलेरिया के डिसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे पूछा जा सकता है देन what are the different hosts and vectors that perform the mode of transmission now there are two different types of host as we seen yesterday there are two different types of host in malaria the primary host is the mosquito while secondary host is the human human is the secondary host because in this human host only the asexual reproductive cycles can be seen ह्यूमन ये सेकेंडरी होस्ट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जो साइकिल नजर आती है वो असेक्सुअल साइकिल होती है बट इन केस ऑफ मॉस्किटो द फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी होस्ट इसमें प्राइमरी होस्ट इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस भी यहाँ पर नजर आते हैं जैसे oocyst एंड स्पोरोजोइट
So, female Anopheles mosquito, it is the primary host for malaria, and this female Anopheles mosquito, it acts as a biological vector. बायोलॉजिकल वेक्टर क्या कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल वेक्टर? बायोलॉजिकल वेक्टर किसे कहते हैं? ये जो फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण उसे हम प्राइमरी होस्ट मानते हैं, मगर इसके अलावा इस फीमेल में oocyst और स्पोरोसिस्ट सेल, स्पोरोसिस्ट जिसमें स्पोरोजॉइट फॉर्म होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट असेक्सुअल स्टेजेस भी पाई जाती हैं। इस वजह से इसे हम फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो को हम बायोलॉजिकल वेक्टर कहते हैं। अगला पॉइंट, नाउ which stage is infectious for the human being? While sucking the blood from human, this female Anopheles mosquito, it injects thousands of sporozoites into the human blood. ये जो फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो है, जब ये ह्यूमन से ब्लड सक करती है, उस समय ये कई हजारों की तादाद में इस इन्फेक्शियस फॉर्म को यानी स्पोरोजोइट को ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट करती है। और जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये ब्लड सक करने का काम करती है, उस समय इस एनोफिलिन नाम का एक एंटीकोagulating एजेंट ह्यूमन के ब्लड में ऐड करती है, जिस वजह से ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब ब्लड सक करती है तो उस ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता। एनोफिलिन, इट इज द एंटीकोagulating agent that is secreted by the female Anopheles mosquito while sucking the blood from human. तो तो ह्यूमन में जो इन्फेक्शियस स्टेज, जो मलेरिया पैरासाइट की जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, वो स्पोरोजाइट होती है, जो इस वेक्टर के द्वारा, इस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट की जाती है या फिर ट्रांसफर की जाती है। तो विच वन इज द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट? स्पोरोजोइट स्टेज इज द इन्फेक्शियस टू द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन पॉइंट इज मलेरियल साइकिल। जैसे कि आपको पता है, ये मलेरियल साइकिल दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस में कंप्लीट होती है। मलेरियल साइकिल इन मॉस्किटो एंड मलेरियल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। सो दिस मलेरियल साइकिल, इट इज डाइजेनेटिक। मलेरियल साइकिल को हम डाइजेनेटिक साइकिल कहते हैं। डाई मीन्स टू, जेनेटिक मीन्स द होस्ट। देयर आर टू डिफरेंट होस्ट वेयर दिस साइकिल कंप्लीट्स। Out of these two hosts, the human being, it is the secondary host where only the asexual reproductive cycles taking place. Human जो होस्ट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ asexual reproductive cycle नजर आती है, और ये होते हैं erythrocytic schizogony and hepatic schizogony. यानी schizogony, it is the asexual cycle that taking place in liver, it is called hepatic schizogony. The schizogony, a sexual reproductive cycle that taking place in erythrocyte cell, is called erythrocytic schizogony, यानी आरबीसी में schizogony होना। इस erythrocytic schizogony को गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे हम गोल्गी साइकिल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Then in Plasmodium we can see the two different types of cycles, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल साइकिल, उसे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो हिपैटिक सिजोगोनी को हम प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, ऐसे दो टाइप्स में स्टडी करने वाले हैं। देन प्लास्मोडियम, इन प्लास्मोडियम वी कैन स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम इनटू द, दिस इज द, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर हमें लिखना है द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। Here, the female Anopheles mosquito. You must have to write here the female Anopheles mosquito. In female Anopheles mosquito, इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल साइकिल होते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है? देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स, और we can say the stages of asexual as well as sexual reproductive cycle in female Anopheles mosquito. ये कौन से है? These are gametogony, fertilization, formation of ookinetes and oocyst, and lastly the sporogony. तो इस दो डिफरेंट होस्ट में हमें लाइफ साइकिल स्टडी करनी है प्लास्मोडियम की।
So let us study about the life cycle in human being as well as in mosquito. Now, as I told you earlier, this malarial parasite, Plasmodium, it is the digenetic one. It completes its cycle in two different hosts. If any one host is there, if not available, then this cycle cannot be complete. Then we will start with the human cycle. हम ह्यूमन साइकिल के साथ स्टडी करने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं. As I told you, in human beings, the asexual reproductive cycle is taking place in two different stages, hepatic schizogony and erythrocytic schizogony. What is meant by hepatic schizogony? Hepatic schizogony क्या होता है? The schizogony or asexual cycle in liver cell is called hepatic schizogony. So ये कहाँ से स्टार्ट होती है और ये कहाँ पर खत्म होती है उसे डिस्कस करेंगे. तो इस हिपैटिक सिजोगोनी को प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी हम कहते हैं. हम स्टार्ट करते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से. हिपैटिक सिजोगोनी, दिस हिपैटिक सिजोगोनी, it starts with the entry of sporozoites. While sucking the blood, female Anopheles mosquito, it injects the sporozoite into the human blood. At any one time, this female Anopheles mosquito, it injects near about 2000 of sporozoite. Sporozoite, it is the infectious stage of Anopheles, that is the Plasmodium. Plasmodium की sporozoite ये infectious stage है. जब ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में इंटर हो जाता है, while transferring through the blood, when it comes into the hepatic cell or in the hepatic cavity, तब ये hepatic cells को infect करता है. When it infect the hepatic cell, then this hepatic cells, it is called, हम इसे सीजोंट कहते हैं. After infecting the hepatic cell, it becomes inactive one. ये inactive dormant condition में रहता है. Then it start to grow inside the hepatic cell and form a thick wall around it. That stage is known as सीजोंट. ये जो स्पोरोजोइट है, जब ये हेपेटिक सेल को इन्फेक्शन करता है, तब इस सेल को हम ट्रोपोजोइट कहते हैं. और जब इस ट्रोपोजोइट के अराउंड में थिक वॉल फॉर्म होती है, उसे हम सीजोंट कहते हैं. और इस सीजोंट के भीतर कई सारे कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ मेरोजोइट्स प्रोड्यूस. इसमें कई सारे कई हजारों की तादाद में नंबर्स ऑफ मेरोजोइट्स आर प्रोड्यूस. बहुत सारे मेरोजोइट प्रोड्यूस होते हैं. इन मेरोजोइट्स को हम क्रिप्टोजोइट्स के नाम से जानते हैं. इसे क्रिप्टोजोइट्स कहा गया है, या फिर इस क्रिप्टोजोइट्स को हम फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट्स भी कहते हैं. इसी को हम फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट कहते हैं. तो देखिए कैसे हुआ ये. जैसे ही स्पोरोजोइट्स इंटर हुआ, उस स्पोरोजोइट्स ने हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्शन किया. इसे इन्फेक्शन करने के बाद उसने ओसिस्ट फॉर्म किया, जिसे आप सीजोंट भी कह सकते हो. और इस सीजोंट को ओसिस्ट नहीं, सॉरी, सीजोंट फॉर्म किया. ट्रोपोजोइट कहेंगे, सबसे पहले हम उसे ट्रोपोजोइट्स कहेंगे. और इस ट्रोपोजोइट्स के अराउंड में जो थिक वॉल फॉर्म होती है, उसे हम सीजोंट कहेंगे, सीजोंट स्टेज कहेंगे. और इस सीजोंट स्टेज में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन होकर कई हजार न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं. और उस न्यूक्लियाई के अराउंड में साइटोप्लाज्म डेवलप होकर, सराउंड होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है. और उन सभी सेल्स को हम मेरोजोइट्स कहते हैं, या फिर उसे हम क्रिप्टोजोइट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिप्टोजोइट्स. इन सभी सेल्स को हम क्रिप्टोजोइट्स कहेंगे, या फिर इसी क्रिप्टोजोइट्स को हम फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट्स कहते हैं. तो ये सारे के सारे जो सेल्स है, जो इस हेपेटिक सेल्स को बर्स्ट कर कर बाहर आ रहे हैं, वो है फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट्स. इसमें होता ये है, जब ये माइटोटिक डिवीजन होती है सीजोंट में, जब माइटोटिक डिवीजन होता है कंटिन्यूअसली, तब
इस हेपेटिक सेल्स का सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल, सारी चीजें ये इन सीजोन्ट के या फिर इस क्रिप्टोजॉइट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए शुरू हो जाता है। और जिस वजह से ये जो हिपैटिक सेल है उसकी डेथ हो जाती है, और उसे रप्चर करने के बाद ये जो क्रिप्टोजॉइट्स है या फिर इसे आप मेरोजॉइट्स कह सकते हो, ये हमारे ब्लड में फैल जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्रिप्टोजॉइट्स या फिर मेरोजॉइट्स होते हैं जो इस हेपेटिक सेल्स के भीतर इस हेपेटिक सेल्स के भीतर डॉर्मेंट रहते हैं। उसे हम हिप्नोजॉइट्स कहते हैं या फिर हेपेटिक डॉर्मेंसी कहते हैं। कुछ मेरोजॉइट्स जो इस हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्शन करने के बाद वो वो डॉर्मेंसी स्टेज में रहते हैं, और ऐसे सेल्स को हम हिप्नोजॉइट्स कहते हैं। और ये जो हिप्नोजॉइट्स होते हैं ये मलेरिया रिकरेंस या फिर रिकरेंस ऑफ मलेरिया भी कॉज कर सकते हैं। वो क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर कई हजारों की तादाद में क्रिप्टोजॉइट्स सिंगल एक सिंगल सीजोंट में एक सिंगल सीजोंट में कई सारे क्रिप्टोजॉइट्स फॉर्म होते हैं, यानी मेरोजॉइट फॉर्म होते हैं। लगभग 2000 क्रिप्टोजॉइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल सीजोंट। तो ऐसे कितने सारे स्पोरोजॉइट, कितने सारे हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्शन कर कर ट्रोपोजॉइट्स बनाते हैं, और उनके कितने तादाद में क्रिप्टोजॉइट प्रोड्यूस होते हैं, यू कैन इमेजिन। तो ये जो क्रिप्टोजॉइट्स है जिसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन मेरोजॉइट्स। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन मेरोजॉइट्स है जिसे हम क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं, ये मेरोजॉइट्स ये आरबीसी को डायरेक्टली इन्फेक्शन कर सकते हैं, या फिर ये मेरोजॉइट्स न्यू हेपेटिक सेल्स को भी इन्फेक्शन करते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। दिस मेरोजॉइट दे आइदर इन्फेक्ट द आरबीसी सेल, ये आरबीसी को इन्फेक्शन कर सकते हैं, या फिर ये जो मेरोजॉइट है ये न्यू हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चांसेस है, टू डिफरेंट वेज दिस मेरोजॉइट और फर्स्ट जनरेशन मेरोजॉइट हैव और क्रिप्टोजॉइट्स हैव। ये जो क्रिप्टोजॉइट्स है ये डायरेक्टली आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये क्रिप्टोजॉइट्स जिसे हम फर्स्ट जनरेशन मेरोजॉइट कहते हैं, ये न्यू हेपेटिक सेल्स को भी इन्फेक्शन करते हैं। ओके, तो बच्चों इसे हम प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। देन व्हाट इज मीन बाय एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी हियर, जब मेरोजॉइट्स जब मेरोजॉइट्स या फिर क्रिप्टोजॉइट्स कहेंगे, या फिर फर्स्ट जनरेशन मेरोजॉइट व्हेन इन्फेक्ट द न्यू हेपेटिक सेल, जब ये न्यू हेपेटिक सेल्स को इन्फेक्शन करते हैं, उस समय उस समय दो तरह के मेरोजॉइट प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोमेरोजॉइट्स एंड मेगा मेरोजॉइट्स। ओके, या फिर आप क्रिप्टोजॉइट्स कहोगे, माइक्रो क्रिप्टोजॉइट्स एंड मेगा क्रिप्टोजॉइट्स। तो दो तरह के क्रिप्टोजॉइट फॉर्म होते हैं, माइक्रो क्रिप्टोजॉइट एंड मेगा क्रिप्टोजॉइट। इनमें से जो मेगा क्रिप्टोजॉइट्स होते हैं दे इन्फेक्ट द अदर लिवर सेल, या फिर यही जो मेगा क्रिप्टोजॉइट्स है वो हिप्नोजॉइट्स, वो जब हेपेटिक सेल को इन्फेक्शन करते हैं तब उस समय वो डॉर्मेंसी पीरियड में भी जा सकते हैं। उसी को हम हिप्नोजॉइट्स सेल कहेंगे, या फिर हेपेटिक डॉर्मेंसी स्टेज भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट, जो माइक्रोक्रिप्टोजॉइट्स होते हैं, these microcryptozoites they are able to infect the RBC। अगर स्पेसिफिक कहा जाए, ओके, अगर स्पेसिफिक कोई टर्म आती है, मेरोजॉइट, मेगा क्रिप्टोजॉइट्स, माइक्रो क्रिप्टोजॉइट्स, तो बच्चों इट इज द माइक्रोक्रिप्टोजॉइट दैट इन्फेक्ट द आरबीसी। आरबीसी को इन्फेक्ट करने वाले अगर कोई सेल्स होते हैं तो वो होते हैं माइक्रोक्रिप्टोजॉइट्स। तो इस स्टेज को हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं, यानी
मीरोजोइट्स जो क्रिप्टोजोइट फॉर्म होते हैं, ये क्रिप्टोजोइट न्यू हेपेटिक सेल को इन्फेक्शन करने के बाद उस न्यू हेपेटिक सेल में दो तरह के क्रिप्टोजोइट फॉर्म होते हैं, मेगा क्रिप्टोजोइट्स एंड माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स। और माइक्रो क्रिप्टोजोइट जो है वो आरबीसी को इन्फेक्शन करते हैं, वाइल मेगा क्रिप्टोजोइट दे इन्फेक्ट द न्यू सेल। तो इसे हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। इसे हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये स्पोरोजोइट्स के इन्फेक्शन के बाद से लेकर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट्स तक ये प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहलाती है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टोजोइट्स, ये प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहलाती है। देन सेकेंड, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट्स है वो न्यू हेपेटिक सेल को इन्फेक्शन करने के बाद मेगा क्रिप्टोजोइट्स और माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स जो फॉर्म होते हैं, इस स्टेज को हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। और उनमें से माइक्रो क्रिप्टोजोइट जो है वो आरबीसी को इन्फेक्शन करते हैं। मगर सिंपली आपको ये जो माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स है उसे हम सेकेंड जनरेशन मेरोजोइट कहते हैं। ओके, सेकेंड जनरेशन मेरोजोइट कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए सीयर, तो इसे आपने याद रखना है, या फिर आप सिर्फ इतना भी अगर याद रखते हो कि स्पोरोजोइट के इन्फेक्शन के बाद जो ट्रोपोजोइट्स है सीजोन्ट में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर मेरोजोइट फॉर्म करते हैं, और ये मेरोजोइट ये आरबीसी को इन्फेक्शन करते हैं। अगर आपने ये भी याद रखा तो दैट इज वेरी गुड, फाइन एंड गुड। ठीक है, सो नेक्स्ट वन पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय प्री पैटेंट पीरियड। प्री पैटेंट पीरियड का मतलब क्या होता है? दिस प्री पैटेंट पीरियड इट लास्ट फॉर 8 days, ये 8 डे तक समाप्त होता है। दिस प्री पैटेंट पीरियड इट इज द पीरियड और द टाइम पीरियड between the infection of the sporozoite to the blood and the infection of or release of merozoites into the blood, यानी the entry of sporozoite into the blood and the entry of another plasmodial stage, that is merozoite stage, into the blood. This time period is called pre-patent period। यानी जो प्लास्मोडियल इन्फेक्टिव जो स्टेजेस है, जो स्पोरोजोइट्स होता है जो ब्लड को इन्फेक्शन कर रहा है, और जो मेरोजोइट स्टेज है जो फिर से ब्लड में इन्फेक्शन कर रहा है, तो इस ब्लड को इन्फेक्शन करने वाले इस पीरियड को स्पोरोजोइट्स और मेरोजोइट्स के द्वारा ब्लड को इन्फेक्शन करने के लिए ये जो टाइम पीरियड लग रहा है, ओके, स्पोरोजोइट से लेकर मेरोजोइट फॉर्मेशन तक, इसे हम प्री पैटेंट पीरियड कहते हैं। ये 8 दिन में, ये 8 दिन तक चलता है, ये 8 दिन तक खत्म हो सकता है। यानी हेपेटिक सिजोगोनी ये 8 दिन तक चलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट इज इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। ये क्या होता है इसे डिस्कस करना बाकी है। सो erythrocytic schizogony, the asexual malarial cycle in human being is called erythrocytic schizogony. It was discovered by Camillo Golgi, therefore it is known as Golgi's cycle. So ये कैसे स्टार्ट होती है? When microcryptozoites or merozoite infect the RBC cell, at that time ये जब आरबीसी सेल को इन्फेक्शन करती है, तब दिस आरबीसी इनसाइड द आरबीसी, व्हेन दिस मेरोजोइट इंटर, at that time this merozoite it get enlarged and it form a ring like structure inside the RBC। तो आरबीसी में जाने के बाद ये जो सेल है, ये जो मेरोजोइट्स है या फिर माइक्रोक्रिप्टोजोइट है, वो जाने के बाद it becomes enlarged in size। ओके, ये अपना साइज enlarge कर देती है। it becomes amoeboid in shape and start to increase the size of RBC। ये RBC का साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। इसी स्टेज को हम हाइपरट्रॉपी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाइपरट्रॉपी? when microcryptozoites or merozoite infect the RBC
their size get enlarged. दिस इनलार्ज साइज आरबीसी, इस प्रोसेस को हम हाइपरट्रॉपी कहते हैं। इस हाइपरट्रॉपी करते समय ये जो क्रिप्टोसाइट्स है, ये इस आरबीसी के भीतर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसे हम सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर। आफ्टर दिस, इस सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर के बाद ये एमेबॉइड स्ट्रक्चर, ये जो क्रिप्टोजॉइट है इसका एमेबॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये एमेबॉइड सेल ये आरबीसी के भीतर के सारे कंपोनेंट को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये ट्रोपोजॉइट स्टेज है जहां पर आरबीसी के भीतर जो भी सब्सटेंस होता है उन सभी को डिग्रेड किया जाता है। डिग्रेड करने से अच्छा, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और इसका ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन करने के बाद इस आरबीसी के भीतर जो ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं उसे हम हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। व्हाट इज हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स? द क्रिप्टोजाइन आफ्टर इन्फेक्शन द आरबीसी, the content of RBC get broken down into the granules. That granule is known as hemozoin granules. और इसी वक्त उस ह्यूमन बींग को, इन्फेक्टेड पर्सन को शिवरिंग यानी ठंडी दौड़ जाती है उसके अंग में, कपकपी नजर आती है उसके बॉडी में, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, कपकपी पैदा हो जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द एनीमिया। आरबीसी के रप्चर की वजह से बॉडी में हीट पैदा नहीं हो सकती, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन की रेट स्लो हो जाता है, जिस वजह से शिवरिंग स्टार्ट होती है। तो इन्फेक्शन टू दिस आरबीसी, इट shows the symptoms of shivering और मलेरिया डिसीज। ओके, तो इस हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, अब ये जो सिग्नेटरिंग स्ट्रक्चर है, सीयर मलेरियल पेशेंट का अगर ब्लड लिया जाए और उसे डायग्नोसिस कर किया जाए माइक्रोस्कोप में, तब हमें दो तरह के सेल्स के जरिए हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। द सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर, आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर इस तरह से सिग्नेट रिंग नजर आता है, तब इसका मतलब है मलेरिया मलेरिया डिसीज इस इंसान को हो चुका है। या फिर इसे स्टेन करने के बाद इस आरबीसी के भीतर हमें अगर बहुत सारे हेमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, रेड कलर ग्रैन्यूल्स अगर नजर आते हैं, जिसे हम शिफनर्स डॉट्स भी कहते हैं, जिसे हम शिफनर डॉट्स कहते हैं। ओके, शिफनर स्टेन से अगर हमने आरबीसी को स्टेन किया तो उसमें अगर हमें रेड कलर के डॉट नजर आएंगे जिसे हम शिफनर डॉट्स कहते हैं, सो इट इज द डायग्नोसिस ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सो मलेरिया डिसीज के लिए ये डायग्नोसिस है, इसकी ये पहचान है। इसके अलावा एक रैपिड टेस्ट होती है, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होती है जो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर की जाती है। ओके, यानी बार कोडिंग के बेसिस पर की जाती है, उसे हम रैपिड टेस्ट कहेंगे, रैपिड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो एक पीसीआर टेक्निक के द्वारा भी आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा भी इस मलेरियल पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, आरबीसी का जो कंटेंट है वो क्रिप्टोजॉइट के इन्फेक्शन के बाद वो डिग्रेड किया जाता है, और उस ग्रैन्यूल्स को हम हेमोजॉइन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और इस आरबीसी को अगर हम शेफनर स्टेन से अगर स्टेन करते हैं तो वो सारे रेड रेड कलर के डॉट्स नजर आते हैं, तो उस हिमोजॉइन ग्रैन्यूल्स को हम शिफनर्स डॉट कहते हैं। तो इस तरह से ये इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी कंप्लीट होती है। इस इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी में लार्ज नंबर ऑफ मेरोजॉइट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर भी कई सारे मेरोजॉइट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और ये जो मेरोजॉइट्स है वो वो दूसरे आरबीसी को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। मगर इस मेरोजॉइट का जो इन्फेक्शन है वो दूसरे आरबीसी को होने के लिए सीशियम, ये जो मिनरल होता है, इसके एब्सेंस में ही ये जो मेरोजॉइट है वो न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सो दिस इज द, ये है इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी।
तो बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है जिससे हम बताएंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या होता है? Yes, after the entry of malarial parasite in the form of sporozoite, the appearance of symptoms like shivering, cold, and fall in temperature. So, ये जो है fever, shivering, as well as coldness, fall in temperature, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को सिम्टम्स को दिखने तक का जो पीरियड है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। The period of the incubation period, it is the period after the infection of seer. Incubation period यानी क्या होता है? It is the period between the entry of sporozoite up to the appearance of symptoms of malaria like shivering, coldness, as well as shivering. इसे हम incubation period कहते हैं. And the incubation period for this malaria is about 14 days. 14 दिन के बाद यहाँ पर स्पोरोजॉइट के एंट्री के बाद 14 दिन बाद मलेरिया के सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं। तो इसीलिए हम इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का मानते हैं और ज्यादा भी। तो सीशियम इस मिनरल का क्या यहाँ पर यूज है? तो बच्चों होता ये है कि ये जो मेरोजोइट यहाँ जो फॉर्म होते हैं, अगर सीशियम क्लोराइड, अगर सीशियम इफ इट इज प्रेजेंट, सॉरी नॉट क्लोराइड, if the cesium if it is present, then this cesium it does not allow these merozoite cells to infect other new RBC cell। अगर सीशियम होता है तो इस सीशियम की वजह से क्या होता है? इट डज नॉट अलाउ द मेरोजोइट टू इंटर आरबीसी एंड ट्रांस, और इट डज नॉट अलाउ दिस मेरोजोइट टू इन्फेक्ट अदर न्यू आरबीसी। अगर ये सीशियम होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When cesium is present in spleen or bone marrow, then it does not allow these new merozoite cells। इस सीजोन से जो मेरोजोइट सेल आए है, इसे न्यू आरबीसी को इन्फेक्शन से रोक देता है सीशियम। ओके, तो फिर क्या होता है? रोक देता है तो फिर क्या होता है? तो होता है ये, इट अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। तो ये गैमेटोसाइट फॉर्मेशन में जाता है। इरिथ्रोसाइटिक सीजोन का रप्चर होने के बाद जो न्यू सेल्स फॉर्म हुए हैं, वो अगर सीशियम स्प्लीन और बोन मैरो में अगर सीशियम होता है तो ये न्यू सेल्स जो होते हैं, मेरोजोइट्स होते हैं, वो न्यू आरबीसी को इन्फेक्शन नहीं करते, बल्कि इनसे इनसे फॉर्म होते हैं गैमेटोसाइट्स। क्या फॉर्म होते हैं? गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट मीन गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स आर नोन एज गैमेटोसाइट्स। तो बच्चों ये है मलेरियल साइकिल इन सेकेंडरी होस्ट दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट, it is the erythrocytic schizogony, product of erythrocytic schizogony. What is the product of hepatic schizogony? The formation of first generation cryptozoite and second generation cryptozoite is the product of hepatic schizogony. Then, what is the product of erythrocytic schizogony? The formation of gametocytes in the presence of cesium that do not allow the merozoite to infect the another RBC cell. Then, this is the erythrocytic schizogony. तो इन बातों को आपने याद रखना है। ओके, तो बच्चों लास्ट का सिर्फ कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो हमें मलेरियल साइकिल इन मॉस्किटो डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर से आप री एंटर हो जाइए ताकि हम मलेरियल साइकिल इन